हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के वीडियो में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि एसएससी जेई में जो पिछले ईयर या प्रीवियस ईयर में पीवाई को जो पूछा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है द पर्पस ऑफ एन ओपन सर्किट टेस्ट इज, यानी ओपन सर्किट टेस्ट का उद्देश्य क्या है। जैसे कि हम ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट जो है ट्रांसफार्मर में करते हैं वो कोर लॉस फाइंड करने के लिए करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कोर लॉस कितना हुआ, कोर लॉस यानी हिस्टेरिसिस लॉस कितना हुआ और उसमें ईडी करंट लॉस कितना हुआ। जिससे कि कोर लॉस हम लोग फाइंड करते हैं तो ये मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है इसमें डिटरमाइन हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है टू डिटरमाइन फुल लोड कॉपर लॉस, बी में है टू डिटरमाइन मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस, सी में है टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, डी में है टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डिटरमाइन मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द ईएमएफ पर टर्न ऑफ द सेकेंडरी साइड इज। कहने का मतलब है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी साइड में ईएमएफ पर टर्न जो है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है। ए में है सेम एज ईएमएफ पर टर्न ऑफ द प्राइमरी साइड, बी में है हाफ द ईएमएफ पर टर्न ऑफ द प्राइमरी साइड, सी में है 3/4 ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी साइड, डी में है 1/4 द ईएमएफ पर टर्न ऑफ द प्राइमरी साइड। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में E1 अपॉन E2 बराबर होता है किसके, N1 अपॉन N2 से। तो यहाँ हम लोग EMF पर टर्न निकालेंगे तो E1 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन N2, यानी प्राइमरी में जो EMF पर टर्न है उस सेकेंडरी में EMF पर टर्न के क्या है, इक्वल है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेम एज EMF पर टर्न ऑफ द प्राइमरी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर इज। ऑप्शन में है ए मैग्नेटिक डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कॉइल्स wound ऑन अ कॉमन कोर, बी में है एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मल्टी टर्न कॉइल wound ऑन ए कॉमन कोर, सी में है एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 coils wound ऑन ए कॉमन कोर, डी में है ए मैग्नेटिक डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मल्टी टर्न कॉइल wound ऑन ए कॉमन कोर। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, नॉट मैग्नेटिक डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी और सी में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक डिवाइस है और इसमें कोर कितना रहता है, कॉमन कोर होते हैं। इस कॉमन कोर पे मल्टीपल नंबर ऑफ क्या होते हैं, टर्न की संख्या या कॉइल की संख्या क्या रहता है, उन रहता है, लपेटा हुआ रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस है ट्रांसफार्मर और एक कंसिस्ट है किसका, बना हुआ है 2 और मोर, यानी 2 और मोर मल्टी टर्न कॉइल wound ऑन ए कॉमन कोर, माने एक कोर रहता है इस तरह से कोर, एक कोर पे क्या मल्टीपल नंबर ऑफ क्या है हमारा कॉइल लिपटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीसी सीरीज मोटर इज इनकरेक्ट। यानी डीसी सीरीज मोटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। देखते हैं। ए में इट इज़ ए वेरिएबल फ्लक्स मशीन, बी में है इट्स स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक इज ए स्ट्रेट लाइन, सी में है इट्स स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड करंट। ऑप्शन नंबर इसका सही जो है बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डीसी सीरीज मोटर में जो स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, पाराबोला इस टाइप का होता है। और जगह अगर डीसी शंट रहता तो इस तरह होता और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर रहता तो इस तरह हो जाता और कम्युलेटिव कंपाउंड रहता तो इस तरह हो जाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में है इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द रोटर सर्किट टू डैश द सर्किट स्टार्टिंग टॉर्क
and to dash the starting current from the supply respectively। तो हम लोग जानते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में है ना, हम लोग एक्सटर्नल यानी बाहरी से रजिस्टर लगा के उस रोटर सर्किट का जो स्टार्टिंग टॉर्क जो है इंक्रीज कर सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके स्टार्टिंग करेंट को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। यानी स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करेंगे और स्टार्टिंग करेंट डिक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में है with reference to the skewing of the cage rotor of an induction motor identify whether the given statement are true या false। यानी इंडक्शन मोटर जो है, इंडक्शन मोटर दो प्रकार का होता है, एक स्लिप रिंग होता है और एक केज रोटर होता है। तो केज रोटर के बारे में बता रहा है कि केज रोटर का है, रोटर स्क्यू यानी तिरछा क्यों कटा हुआ रहता है। ऑप्शन ए में है कि ड्यू टू स्कीइंग नॉइज इज रिड्यूस ड्यूरिंग ऑपरेशन। 2 में है द लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर इज रिड्यूस। सही बात, इंडक्शन मोटर में जो हम जो रोटर का बार जो है स्क्यू रखते हैं, क्यों रखते हैं, देखिए इस प्रकार का रहता है और हम लोग स्क्यू इस प्रकार के रखते हैं। इसे किस लिए रखते हैं, ताकि इसमें जो मैग्नेटिक लॉकिंग जो है लॉकिंग जो है रिड्यूज हो, और इसको जब मोटर चलता है तो उस प्रकार इसमें जो नॉइज उत्पन्न होता है वो कम से कम हो। यानी इसका दोनों सही है, यानी ए में है फॉल्स फॉल्स, बी में है ट्रू फॉल्स, सी में है फॉल्स ट्रू, डी में ट्रू ट्रू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में है हाई स्पीड अल्टरनेटर आर जनरली टर्म एज टर्बो जनरेटर, दे आर कैरेक्टराइज बाय। कह रहा है कि जब हम टर्बो जनरेटर का यूज करते हैं हाई स्पीड पे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। ए में है लार्ज डायमीटर एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ, बी में शॉर्ट डायमीटर एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ, सी में शॉर्ट डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ, डी में है लार्ज डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ। हम लोग जानते हैं कि हाई स्पीड अल्टरनेटर जो है हम लोग यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो इसका स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसका जो डायमीटर जो होता है वो शॉर्ट होता है और एक्सियल लेंथ जो है लॉन्ग होता है। यही हम लोग जब यूज करते हैं लो स्पीड पे, जैसे लो स्पीड में आ गया सैलियन पोल रोटर और हाई स्पीड में आ गया क्या, सिलिंड्रिकल या नॉन सैलियन टाइप रोटर। तो जो हाई स्पीड जो होता है वो हाई स्पीड को हम लोग सिलिंड्रिकल टाइप रोटर कहते हैं। इसके पास शॉर्ट डायमीटर होता है एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में है इन द फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल एंड पावर टॉर्क इज ऑब्टेन फॉर स्पीड एबव बेस स्पीड। ए में है कांस्टेंट, बी में वेरिएबल, सी में है वेरिएबल कांस्टेंट, डी में है कांस्टेंट वेरिएबल। कहने का मतलब है कि डीसी मोटर का जो स्पीड कंट्रोल मेथड है जिसमें से एक आता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में क्या होता है, पावर कांस्टेंट होता है कि टॉर्क कांस्टेंट होता है। हम लोग जानते हैं कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में जो हमारा पावर जो होता है वो पावर क्या होता है, पावर कांस्टेंट होता है, और हमारा टॉर्क जो होता है वो वेरिएबल होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल में एक और आता है रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। इसमें जो है ना टॉर्क जो है हमारा कांस्टेंट होता है और पावर उसमें वेरिएबल होता है। हमें पूछा है क्या फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, तो इसमें हमारा जो पावर जो है पावर कांस्टेंट होगा और जो टॉर्क होगा वो वेरिएबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में क्या है, 9 में है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 12 पोल अल्टरनेटर रनिंग एट स्पीड ऑफ 500 RPM इज। हमको फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रहा है कि 12 पोल का अल्टरनेटर है और उसका स्पीड 500 RPM है, तो उसका कितने हर्ट्ज होगा। तो हम जानते हैं क्या स्पीड बराबर क्या होता है 120 F/T। हम स्पीड दिया हुआ है कितना 500 T यहाँ गया तो क्या होगा मल्टीप्लाई इंटू कितना होगा 12, ये क्या होगा डिवाइड चल जाएगा, यानी 120 इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 12 से 120 कट गया कितने बार में 10 बार में, 10 से 500 कट गया कितने बार में 50 बार में, एंड इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में है ए सिंक्रोनस कंडेंसर इज यूजुअली एन, ए में डीसी मोटर, बी में ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर,
सी में है अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, डी में है इंडक्शन मोटर। तो हम लोग जानते हैं कि सिंक्रोनस कंडेंसर जो होता है, ये देखिए हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं। देखिए हमारा क्या है, ग्राफ है, इस प्रकार से है हमारा ग्राफ है सिंक्रोनस मोटर का, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच का ग्राफ है, भी कर्व है। देखिए यहाँ से इधर जो होता है वो अंडर एक्साइटेड होता है और यहाँ ओवर एक्साइटेड होता है। यानी जब हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है ओवर एक्साइटेड में होता है तो उस समय क्या होता है कि एक्सी का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है किससे, एक्सेल से, यानी कैपेसिटिव नेचर का हो जाता है। उसी को हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सिंक्रोनस कंडेंसर के जैसा बर्ताव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में है कि इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज 2। ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो कितना दिया, 2 दिया है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या जानते हैं, N2/N1 बराबर 2 दिया है। एंड द सेकेंडरी रेजिस्टेंस 0.24 और सेकेंडरी रेजिस्टेंस यानी R2 बराबर कितना दिया है, 0.24 ओम। तो कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी इन टर्म ऑफ प्राइमरी। यानी इतना सेंटेंस जो है, इसका कहने का मतलब है कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको रेफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड तो कितना रेजिस्टेंस होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, R2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, जब हम लोग रेजिस्टेंस को रेफ़र करते हैं प्राइमरी साइड में तो हो जाता है R2 डिवाइडेड बाई K²। के क्या है, के टर्न रेशियो है। तो R2 कितना है हमारा, 0.24 और हमारा के का वैल्यू यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना, 2 है। यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, 4 आ जाएगा। यानी इससे कटेगा तो कितना बार, 0.06। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम आप लोगों को पूरा ब्रीफ में बता रहे हैं और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप ऑफ वोल्टेज। कह रहा है कि मैंने कौन सा रीजन है होता है कि जिससे कि हमारा डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज बिल्डअप होता है वो फेल हो जाता है। ए में है लूज ब्रश कॉन्टैक्ट, बी में है आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, सी में फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, डी में है प्राइम मूवर इज रनिंग एट एबव रेटेड स्पीड। तो हम लोग जानते हैं कि डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज बिल्डअप होता है वो फेल होता है किस कंडीशन में, जब हमारा फील्ड रेजिस्टेंस जो होता है ना वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ना, उस समय हमारा जो वोल्टेज बिल्डअप जो होता है जनरेटर में वो क्या होता है, फेल हो जाता है। इसी कारण हम चाहते हैं कि हमारा जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो कम हो, किससे, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि फील्ड रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से तो हमारा जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है डीसी जनरेटर में वो फेल कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कंसीडर लॉस इक्वेशन फॉर डीसी मशीन। डीसी मशीन में जो लॉसेस होता है उस इक्वेशन को कंसीडर करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ए में है कि हिस्टेरिसिस लॉस जो बराबर होता है आयरन लॉस माइनस ईडी करंट के। तो यहाँ से देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है घुमा के दिया है, तो घुमा के दिया हुआ है तो आपको घूमना नहीं है, इसको क्वेश्चन के ऑप्शन को घुमा देना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या, आयरन लॉस जो होता है वो बराबर होता है किसके, आयरन लॉस में 2 लॉस होते हैं। एगो क्या होता है, एगो आयरन लॉस में होता है ईडी करंट लॉस प्लस में एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो देखिए यहाँ हिस्टेरिसिस लॉस दे दिया है, हिस्टेरिसिस लॉस, और ये जो ईडी करंट को है वो इधर लेके चल गया माइनस में, ये हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल लॉस। तो मैकेनिकल लॉस जो है बराबर होता है किसके, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को, ये सही है हमारा। सी में है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस जो होता है वो इक्वल टू बराबर होता है किसके, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस में 2 लॉस होता है, एक विंडेज लॉस एक फ्रिक्शन लॉस। ए भी हमारा सही है, यानी हमारा ए ऑप्शन भी सही है, बी भी है, सी में है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है बी एंड सी, उसके बाद है ए एंड सी, उसके बाद ए एंड बी,
और 4 में है ए बी एंड सी, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी, ताकि ऑप्शन जो हमारा ए बी और सी था वो तीनों का तीनों क्या था, करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है ए सिंगल फेज 30 kVA 220/120 वोल्ट 60 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट सप्लाई। इट ड्रा रेटेड करेंट एट 0.85 पावर फैक्टर है लीडिंग। कंसिडरिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, डिटरमाइन द KVA रेटिंग ऑफ द लोड। ये इतना सारा दिया हुआ है डाटा, उस पर आप नहीं जाइए, इसमें एक कंक्लूजन है, उस जो की पॉइंट है वो की पॉइंट को ढूंढिए आप। देखिए कह रहा है कि कंसीडर, आप कंसीडर करिए कि ट्रांसफर हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर आइडियल है। ट्रांसफार्मर आइडियल है तो इसमें कोई तरह के लॉसेस नहीं होगा, ना आयरन लॉस होगा, ना कॉपर लॉस होगा, ना हिस्टेरिसिस लॉस होगा, ना हमारा ईडी करंट लॉस होगा, किसी तरह का लॉसेस नहीं होगा। इसमें कपलिंग कितना होगा, एकदम 1 के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं, तो इसका क्या होगा, ट्रांसफार्मर का रेसिंग 30 kVA है तो इसका KVA रेटिंग भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रश BLDC मोटर आर सिमिलर टू डैश। BLDC जान लीजिए कि BLDC का फुल फॉर्म क्या होता है, ताकि एग्जाम में पूछ देता है कि BLDC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BLDC का फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस DC मोटर होता है। तो ब्रशलेस DC मोटर का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक किसके सिमिलर होता है। ए में है इंडक्शन मोटर, बी में है कंपाउंड मोटर, सी में है DC सीरीज मोटर, डी में है शंट मोटर। तो ब्रशलेस DC शंट मोटर का जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो सिमिलर होता है किसके, DC शंट मोटर के, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो आज हमने आपको 15 क्वेश्चन जो SSC JEE के प्रीवियस ईयर में पूछा था, ये मोस्ट VBI है, वो बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपका कंटेंट अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो आपका जो दोस्त है वो भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो इस टॉपिक से उसका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच।